हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में कंपनी के शासन के अधिनियम, कंपनी शासन के अंतर्गत जितने भी अधिनियम बनाए गए थे, जितने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम बनाए गए थे भारत शासन के लिए, उन सब के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया था और बहुत से उसके प्रावधानों को जानने का प्रयास किया था। उसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमने 1853 के चार्टर अधिनियम तक विभिन्न अधिनियमों को पढ़ा था। मैंने आपको लगातार ये बताया था कि जब भी आप पृष्ठभूमि, जब भी हम विभिन्न अधिनियमों को पढ़ रहे हों, तो आप पीछे के अधिनियमों से लेकर सारे अधिनियमों को रेगुलर पढ़ें। इसका कारण ये था कि प्रत्येक आगे का अधिनियम पीछे के अधिनियमों में ही जब कुछ चेंज या कोई सुधार कर दिया गया, उसी के परिणाम स्वरूप आगे के अधिनियम बने थे। ठीक। जब हमने 1853 का अधिनियम पढ़ा, उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि जब आपने हिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, तो 1857 में 1857 में एक सिपाही विद्रोह हुआ। भारत में एक सिपाही विद्रोह हुआ, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, यह विद्रोह क्यों हुआ था, इन सब बातों को हम लोग इतिहास में पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी 1857 के विद्रोह से उत्पन्न जो परिस्थितियां थीं, उसी के कारण जो शासन था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज को दे दिया गया था। भाई, ब्रिटेन का शासन था, और यहाँ पे किसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार शासन करती थी? वो कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करती थी। जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का कारण था भारतीयों में आक्रोश। ठीक है। भारतीयों में जो विभिन्न योजनाओं और अधिनियमों को लेकर जो आक्रोश था, भारतीयों में जो आक्रोश था, उसी ने ही 1857 के विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। और जब 1857 की परिस्थिति से जब कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं निपट सकी, तब ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि भारत पर कंपनी शासन नहीं कर पा रही है, और उससे शासन को लेकर ब्रिटिश ताज को दे दिया जाए। जैसे जब परिस्थितियों से निपटने के लिए कंपनी से शासन लेकर जब ब्रिटिश ताज को देना है, तो वो मौखिक रूप में तो हो नहीं सकता कि मौखिक रूप से कहा और कंपनी से शासन लेकर ताज को दे दिया गया। ऐसा भाई मौखिक रूप से तो हो नहीं सकता। ऐसा करने के लिए एक विशेष रूप से एक विधेयक ब्रिटिश संसद में लाया जाएगा, और संसद में विधेयक लाने के बाद वो दोनों सदनों में पारित होगा, और पारित होने के बाद जब ब्रिटिश सम्राट की उस पर अनुमति मिल जाएगी, तो उसके बाद वो एक अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एक अधिनियम बनेगा। और इसी शासन स्थानांतरण के लिए एक विधेयक लाया गया, और पारित होने के बाद वही विधेयक 1858 का भारत सरकार अधिनियम बना। यहां पर कुछ और बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर और बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन सही प्रकार से नहीं चला पा रही थी, उसी शासन में सुधार करने के लिए उसी शासन में सुधार करने के लिए एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसे 1858 का भारत सरकार अधिनियम कहा गया। और क्योंकि ये भारत शासन को अच्छा बनाने के लिए लाया गया था, इसीलिए इसी अधिनियम को भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है कि किस अधिनियम को भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो यह भारत सरकार अधिनियम को, इस अधिनियम को भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम।
ठीक है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट हो गए कि यहां पर पहला तो यह है कि कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी कि ताज के शासन के अंतर्गत बनने वाला प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। यहां से हम पढ़ रहे हैं ताज का शासन। ठीक है? तो ये पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा ये है कि 1858 का अधिनियम क्यों लाया गया था? भारतीय शासन को अच्छा बनाने के लिए 1858 का अधिनियम लाया गया था। और इसीलिए भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3-4 अधिनियम आपको विभिन्न प्रकार के दे दिए जाएंगे। आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा अधिनियम भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। 2 पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पर जानने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आप इस तरह से व्यवहारिक रूप से आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि 1858 के अधिनियम के द्वारा जब ब्रिटिश कंपनी से, आपको ध्यान होगा कि ये व्यापारिक कंपनी तो पहले ही नहीं रही थी, क्योंकि कंपनी के सारे व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। और अब क्या किया गया कि कंपनी से भारतीय शासन को लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। किसे दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। कंपनी का यहां पर क्या कार्य रह गया? कंपनी के पास ना तो व्यापारिक विशेषाधिकार रह गए, और भारतीय शासन जो कंपनी यहां पर चला रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, वो भी शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब इसीलिए पहला पॉइंट हमारा जो बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को, पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट है कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, क्योंकि कंपनी अब व्यापारिक कंपनी रह नहीं गई थी, इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तो कोई जरूरत अब रह नहीं गई थी। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत थी नहीं। और भारत में शासन का जो राजस्व संबंधी, सैन्य संबंधी या नागरिक संबंधी जो भी शासन का कार्य भारत में देखता था, वो कंपनी की एक संस्था थी, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब चूंकि शासन को लेकर, ब्रिटिश कंपनी से लेकर शासन को किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो यहां पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी भी जरूरत अब नहीं रह गई थी। तो 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम की ये पहला पॉइंट हुआ। आपने कितने पॉइंट जानने का प्रयास किया? ताज के शासन के अंतर्गत पहला अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, इसका दूसरा पॉइंट। और इसका तीसरा पॉइंट क्या हुआ? कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसकी कोई अब जरूरत नहीं रह गई थी। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और व्यवहारिक तौर पर कुछ चीजों को और समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। भाई, ब्रिटिश सरकार भारत में शासन किसके माध्यम से कर रही थी? तो हम कहेंगे कि कंपनी के माध्यम से कर रही थी। भाई, कंपनी से तो शासन को ले लिया गया, लेकिन कोई तो संस्था उसको चाहिए भारत में शासन चलाने के लिए। भाई, ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष रूप से तो भारत में शासन नहीं चलाएगा। वो कोई ना कोई एक संस्था का निर्माण करेगा, एक कार्यालय बनाएगा जो भारत में शासन करेगा। तो ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने वहां पर एक पद का सृजन किया। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इस अधिनियम के तहत भारत में शासन चलाने के लिए, दूसरा पॉइंट यह है, ब्रिटेन में ही, कहां पर? ब्रिटेन में एक सचिव का, सचिव पद, सचिव पद का सृजन कर दिया। और इसको कहा गया भारत का राज्य सचिव। इसको क्या कहा गया? भारत का राज्य सचिव।
ब्रिटेन में कंपनी के समाप्त करने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन चलाने के लिए एक सचिव पद का, जिसको भारत का राज्य सचिव कहा गया, इस पद का सृजन कर दिया। और इसी भारत के राज्य सचिव को ही भारत मंत्री भी कहा जाता था। भारत मंत्री। आपसे ही पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया। ऐसा पूछा जा सकता है भारत मंत्री पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अब ये अकेला तो नहीं, लेकिन इसके साथ में इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय, इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय 15 सदस्यीय भारत परिषद। क्या चीज? भारत परिषद। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए एक एक शब्द का बहुत महत्व है। भारत में शासन चलाने के लिए एक भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जो कहां पर था? इंग्लैंड में था। और 15 सदस्यीय भारत परिषद के माध्यम से यह भारत पर शासन करता था। यहीं पर बहुत सारे इस तरह के नाम आते हैं, जैसे कार्यकारी परिषद, जैसे केंद्रीय विधान परिषद। तो हमें हर एक शब्द में अंतर करके चलना है। ये क्या है? ये भारत परिषद है। आप कार्यकारी परिषद नहीं समझिएगा इसको, क्योंकि कार्यकारी परिषद किसके पास है? वो भारत के गवर्नर जनरल के पास है। भारत के गवर्नर जनरल के पास एक कार्यकारी परिषद है और विधायी कार्यों को देखने के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद है। लेकिन ये सचिव की सहायता के लिए जो है, ये भारत परिषद है। ठीक है। और ये कितने सदस्यीय है? ये है 15 सदस्यीय। अब यहां पर आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम राज्य सचिव क्या कौन हुए थे? तो ये हुए थे लॉर्ड स्टैनली। क्या हुआ इनका नाम? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव हुए, या हम कहें कि प्रथम भारत मंत्री हुए। ठीक है। ताज के शासन के अंतर्गत प्रथम भारत के राज्य सचिव कौन हुए? लॉर्ड स्टैनली हुए। ठीक। इतनी बातें आप समझ सके होंगे। कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, और किसके माध्यम से शासन करती थी? भारत के राज्य सचिव के माध्यम से प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली हुए, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब जो पहले भारत का गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब उसको भारत का वायसराय कहा गया। क्या कहा गया? तीसरा पॉइंट आता है, भारत का गवर्नर जनरल को पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। अब आप पीछे से कुछ चीजों को रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि जब 1757 का विद्रोह हुआ, उसके बाद में बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए? लॉर्ड क्लाइव हुए। 1757 से लेकर 1760 तक रहे। फिर उनका दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 1767 तक रहा। तो पहले बंगाल के गवर्नर कौन रहे? तो लॉर्ड क्लाइव रहे। फिर उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो कौन हुए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए थे। और अब 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और प्रथम भारत के वायसराय कौन हुए? भारत के प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। अब चारों में जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे बंगाल का गवर्नर पूछा गया, हमसे बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा गया, भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया, या भारत का वायसराय पूछा गया। चारों को आप पीछे की क्लासेस में सभी चीजों को देखकर एक ही जगह पर उन चारों को आप लिख लीजिए, ताकि जब भी आप रिवाइज करें अपने नोट्स में, तो आप वहां पर चीजों को क्लियर कट एक ही स्थान पर देख सकें। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड,
ऐतिहासिक परिदृश्य ये पूरा हो जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब पूरा हो जाएगा, इसकी एक पूरी पीडीएफ, कहां तक की पीडीएफ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी अधिनियम मैं आपको पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, और उन क्वेश्चंस की और पूरी थ्योरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, दोनों ही चैनल नीलमणि एजुकेशन के नाम से हैं, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर आप चीजों को बिना वीडियोस के माध्यम से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट करते हुए पढ़ना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देखेंगे जब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में जनता की जब स्थिति को देखा, जनता में इतना आक्रोश व्याप्त था कि उनको शांत करना कठिन पड़ रहा था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने ऐसा पाया कि यदि हम विधान बनाने की प्रक्रिया में अगर भारतीयों को शामिल कर लिया जाए, विधान बनाने की प्रक्रिया में अगर हम भारतीयों को शामिल कर लें, तो कुछ भारतीय जनता में, भारतीय नेताओं में कुछ आक्रोश कम हो सकता है, हम भारतीय शासन को अच्छा बना सकते हैं और भारत में शांति स्थापना की जा सकती है। ऐसा ब्रिटिश सरकार के माइंड में विचार आया और उन्होंने भारतीयों को विधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया और भारतीयों को शासन बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कुछ अधिनियम पारित किए गए, जैसे 1861 का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में हुआ 1892 का भारत परिषद अधिनियम और एक आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस प्रकार से 3 अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए ताकि भारतीयों का विधान बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों का भी सहयोग लिया जा सके। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए था, तो यहां पर पहला ही पॉइंट आता है कि केंद्रीय विधान परिषद में, भाई देखिए, जब गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के एक तो प्रशासनिक कार्य थे, गवर्नर जनरल अब हम नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे वायसराय। ये क्या हो गया था? वायसराय। वायसराय के दो, एक कार्यकारी परिषद और एक थी केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, जब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, तो केंद्रीय विधान परिषद में, किसमें? केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों को, 3 भारतीय सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल कर लिया गया। तो पहला पॉइंट क्या आता है? केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार, पहली बार भारतीयों को विधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया? तो 1861 के अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार विधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 3 सदस्यों को शामिल किया गया और ये सदस्य कौन-कौन से थे? ये सदस्य थे, पहले थे बनारस के राजा, बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, इस प्रकार से 3 सदस्यों को पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया। आप यहां पर बहुत विशेष रूप से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इनको किस में शामिल किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में, क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद जब हम 1909 का अधिनियम पढ़ेंगे, वहां पर हम कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य को भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी किसमें शामिल कर रहे हैं? केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों को शामिल किया गया, एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को
विधान बनाने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल कर लिया गया। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे, अब जब हमने देखा था 1833 के अधिनियम के तहत, 1833 का जब अधिनियम हमने कंपनी के शासन के अंतर्गत पढ़ा था, वहां पर प्रांतों के विधान बनाने की प्रक्रिया को, विधान बनाने की शक्ति को छीन लिया गया था, उनकी विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई थी प्रांतों की। अब यहां पर दूसरा पॉइंट यह है कि प्रांतों की विधायी शक्तियों को किस किस की, बंबई तथा मद्रास, विधायी शक्तियां, ठीक है, विधायी शक्तियां। अब फिर से जब 1833 के अधिनियम के तहत बंबई तथा मद्रास की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1861 के अधिनियम के तहत बंबई तथा मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई थी, और उन वो भी ये दोनों प्रांत भी विधान बनाने का अधिकार इनको इस अधिनियम के तहत मिल गया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब हम इसी पॉइंट में आगे बढ़ जाएं, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य को बढ़ा दिया गया था। भाई गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अब तक कितने सदस्य थे, तो हम कहेंगे अब तक उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन यहां पर सदस्य संख्या को बढ़ाकर 5 कर दिया गया था कार्यकारी परिषद में। इसमें कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य हो गए थे, 4 से बढ़ाकर सदस्यों की संख्या को 5 कर दी गई थी। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर एक बात और समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। भाई केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को शामिल कर लिया गया, बंबई तथा मद्रास प्रांत को विधान बनाने की शक्ति दे दी गई, और वहीं वायसराय को भी एक शक्ति इसी अधिनियम के तहत प्रदान की गई। क्या शक्ति वायसराय को प्रदान की गई, वायसराय, वायसराय को आपात स्थिति में, भाई आपात स्थिति क्या होती है, जब हम संविधान में आगे पढ़ेंगे तो संविधान का भाग संख्या 18 पढ़ेंगे, उसमें बहुत सी आपात स्थितियों की का वर्णन किया गया है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे राज्य आपातकाल, जैसे वित्तीय आपातकाल। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, उस समय लोकसभा तथा राज्यसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन सत्र नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन अगर उसी दौरान में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिस पर हमें कानून बनाने की जरूरत पड़े, तो भाई अब जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है तो कानून तो बनाया नहीं जा सकता। उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी जाती है कि वो अपने आप एक अध्यादेश पारित करके, वो अध्यादेश इस तरह से कार्य करता है जैसे संसद द्वारा बनाया गया एक कानून होता है, अध्यादेश पारित करके एक कानून बना सकता है। ये शक्ति कहां से उत्पन्न हुई थी, ये 1861 के अधिनियम से ही आई थी। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को यह शक्ति प्रदान कर दी गई थी कि वो आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश किस स्थिति में जारी किया जाता है, जब केंद्रीय विधानसभा, जब केंद्रीय विधानसभा कानून बनाने में असमर्थ होती है। जैसे आपातकाल की स्थिति है तो केंद्रीय विधानसभा कानून बनाने की स्थिति में नहीं है, उस समय पर वायसराय क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी कर देगा। यह अध्यादेश एक कानून के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और यह कब तक लागू रहेगा, इसकी अवधि जो होती थी वो 6 माह होती थी। ठीक है, कितनी होती थी, 6 माह। जब हम आपको संविधान पढ़ाएंगे, जब वहां पर अध्यादेश आपको पढ़ाएंगे, वहां पर बहुत सारी चीजों का हम लोग वर्णन करेंगे कि वो किस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है, वो संसद का आपातकाल समाप्त होने के बाद फिर 6 माह तक के अंतर्गत अध्यादेश लागू रहता है। फिर ये अध्यादेश जो है संसद में लाया जाता है, अगर संसद उसको पारित कर देती है तो वो एक कानून का रूप ले लेता है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां पर हम 1861 के अधिनियम के तहत केवल इतनी बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे बढ़ जाएं हम। आगे इसमें एक और पॉइंट आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता है पोर्टफोलियो प्रणाली। भाई पोर्टफोलियो प्रणाली होती क्या है, पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब है विभागीय प्रणाली। आप बहुत साधारण अर्थों में समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो भी था, नेक्स्ट पॉइंट शायद 5वां रहा होगा, पोर्टफोलियो प्रणाली।
ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में लाई गई थी, लेकिन इसको 1861 के अधिनियम के तहत इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ये 1859 में लाई गई थी, लेकिन लागू कब किया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू कर दिया गया। अब आप सोचेंगे सर ये पोर्टफोलियो प्रणाली होती क्या है? इस पोर्टफोलियो प्रणाली को विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहा जाता है। वर्तमान के शासन के आधार पर आप लोग पोर्टफोलियो प्रणाली को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे जब संसद का चुनाव हो जाता है, उसके बाद विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, जैसे पर्यावरण विभाग, जैसे रक्षा विभाग। फिर वो रक्षा विभाग किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जैसे अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा विभाग के क्या है? अध्यक्ष, और वो क्या है? रक्षा मंत्री हैं। इसी प्रकार से उस समय भी एक विभागीय प्रणाली लाई गई, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या था कि इस किसी भी विभाग में एक ही सदस्य को, इसे केंद्रीय विधानसभा का जो सदस्य है, भाई लोकसभा के सदस्य को ही तो मंत्री बनाया जाता है, इसी प्रकार से केंद्रीय विधानसभा का जो सदस्य है, उसमें एक सदस्य को एक से अधिक विभाग सौंपे जा सकते थे। ये थी पोर्टफोलियो प्रणाली। लेकिन आपसे साधारण तौर पर, अब अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस से लेकर अगर पीसीएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर अभी तक केवल इतना सा सवाल पूछा गया है कि पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो आप कहेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। ये पोर्टफोलियो प्रणाली बहुत ही फेमस है, कभी भी इससे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1861 के अधिनियम के तहत इतनी बातें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ जाएं। 1861 के अधिनियम के तहत एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, 1876 का शाही अधिनियम। 1876 का शाही अधिनियम, ठीक है, इसको शाही अधिनियम को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 6 कर दिया गया था। भाई मैंने आपको बताया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य हो गए थे? वो 4 से बढ़कर 5 हो गए थे। ठीक है, वो 4 से बढ़कर 5 हो गए थे। लेकिन 1876 का जो शाही शासन अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में ये जो 5 सदस्य थे, अब सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो वो 6 कर दी गई। और ये जो छठा सदस्य था, आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में जब चौथा सदस्य जोड़ा गया तो वो विधि विशेषज्ञ था। यहां पर जब पांचवें छठा सदस्य जब जोड़ा गया, इसको लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसको कौन सा विभाग सौंपा गया? लोक निर्माण विभाग। क्या सौंपा गया? लोक निर्माण विभाग। इस छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग सौंप दिया गया था। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह हुई कि ब्रिटेन ब्रिटेन का जो सम्राट था, यहां पर दो ही पॉइंट हैं। पहला तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या 5 से 6 कर दी गई, और इस छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया था। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट था, ब्रिटेन सम्राट को भारत के साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और ये कौन थी पहली भारत की साम्राज्ञी? किसे बनाया गया था? महारानी विक्टोरिया।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। तो 1876 के शाही शासन अधिनियम के तहत ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तीन अधिनियम लागू किए गए थे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम और फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम। हम लोग 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में महत्वपूर्ण शब्द जो आता है वो आता है चुनाव। ठीक है, क्या शब्द आता है? चुनाव। देखिए, जो भी बातें हम पढ़ेंगे वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जिससे सवाल पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? चुनाव। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और जब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई तो उसके बाद यहां पर गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था करी गई। आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको अभी 1861 का अधिनियम पढ़ाया और उसमें जब मैंने आपको पढ़ाया कि केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? वहां पर मनोनीत किया गया था, चुनाव नहीं किया गया था, मनोनीत किया गया था। लेकिन 1892 के अधिनियम के अंतर्गत क्या व्यवस्था कर दी गई? अब गैर सरकारी सदस्यों को चुनने की व्यवस्था कर दी गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गैर सरकारी सदस्य क्या है। आप लोग इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए। वर्तमान की संसद से हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें बहुत से सदस्य बनते हैं। भाई, लगभग 545 सदस्य लोकसभा सदस्य हैं। अब इन लोकसभा सदस्यों में से ही कुछ सदस्यों को मंत्री बना दिया जाता है, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जैसे शिक्षा मंत्री। तो यहां पर दो प्रकार के व्यक्ति हो गए, दो प्रकार के नेता हो गए। एक तो मंत्री हो गए और एक लोकसभा के सदस्य हो गए। ये जो मंत्री बने इनको कहा जाता है सरकारी सदस्य। क्या कहा जाता है? सरकारी सदस्य। और ये जो यहां पर लोकसभा के सदस्य हुए इन्हें कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य। क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य। तो आप लोग सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों में अंतर आप समझ पाए होंगे। जो लोकसभा सदस्यों में से जिनको मंत्री बना दिया जाता है उनको कहते हैं सरकारी सदस्य, और जो विभिन्न लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको कहते हैं हम गैर सरकारी सदस्य। इसी प्रकार से भाई यहां पर 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। और उनको कैसे चुना जाने लगा? उनको अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होने लगा। क्या होने लगा? चुनाव होने लगा। अब तक ये मनोनीत होते थे, ठीक है, लेकिन अब इनका क्या होने लगा? चुनाव होने लगा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह हुआ कि प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य, भाई केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होने लगा? प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होने लगा। तो भाई चुनाव शब्द पहली बार किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो वो 1892 के अधिनियम के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, यहां पर यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक, अब हम आगे बढ़ जाएं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में यहां पर देखिए, आप इसका बैकग्राउंड समझने का प्रयास कीजिए। 1906 में जब आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पहला पॉइंट आता है आगा खां के नेतृत्व में। ये एक मुस्लिम नेता थे, आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, मतलब आगा खां के नेतृत्व में विभिन्न मुसलमानों का, मुस्लिमों का एक मंडल बना। और इन प्रतिनिधियों का एक मंडल शिमला में, कहां पर? शिमला में लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कौन है? वायसराय हैं। ठीक है, अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि आगा खां के नेतृत्व में, ये आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने गया। कहां पर मिलने गया? शिमला। तो इसीलिए इस प्रतिनिधि मंडल को शिमला प्रतिनिधि मंडल भी कहा जाता है। शिमला
शिमला प्रतिनिधि मंडल भी कहा जाता है। और जब ये वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने गया, तो इसने वहां पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। तो इस प्रतिनिधि मंडल ने किसकी मांग की? पृथक निर्वाचन प्रणाली की। पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। अच्छा, पृथक निर्वाचक प्रणाली था क्या? देखिए, मुस्लिमों का पृथक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भाई, जब केंद्रीय विधान परिषद है, उस केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ सदस्य जो है वो मुस्लिम वर्ग से होने चाहिए। इन्होंने मांग करी कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि होगा वो मुस्लिमों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। मतलब उसको चुनेगा कौन? वो मुस्लिम लोग ही चुनेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसलिए इसको कहा गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भाई, अपने संप्रदाय का केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधान परिषद में अपने ही संप्रदाय का प्रतिनिधित्व स्थापित करने की इन्होंने मांग की कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उस मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव जो है वो मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसी को कहा गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या कहा गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है। इन्होंने किसकी मांग की? इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर दी। ठीक। अब दूसरी पॉइंट क्या बनता है यहां पर? यहीं पर, यहां पर कांग्रेस के एक उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले। उदारवादी नेता कौन है? नेता गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले अपनी एक मांग को लेकर इंग्लैंड, जो भारत के सचिव, भाई 1858 के अधिनियम के तहत भारत में शासन चलाने के लिए इंग्लैंड में एक भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड स्टैनली। लेकिन इस समय भारत के सचिव कौन है? लॉर्ड मार्ले। यहाँ का सचिव कौन है? लॉर्ड मार्ले। गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड मार्ले से मिलने के लिए इंग्लैंड चले गए, और उन्होंने स्वायत्त शासन की, स्वशासन की मांग कर दी वहां पर जाके। किसकी मांग करी? स्वशासन की। अब देखो, दो मांगे हो गई। पहली तो थी पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर दी, और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वशासन की मांग कर दी। अब इन दोनों ने, भाई लॉर्ड मिंटो ने और लॉर्ड मार्ले ने, दोनों मांगों पर विचार करने के बाद अपने एक सुधारों का, किसमें? भारतीय शासन में सुधार का एक प्रस्ताव तैयार कर लिया। और जब उस प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद में रखा गया, तो उसने एक अधिनियम का रूप ले लिया, जिसको कहा गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब चूंकि ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम का आधार क्या था? मार्ले मिंटो द्वारा जो सुधारों की सिफारिश की गई थी, वही जो सिफारिश है, उसने पारित होने के बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम का रूप ले लिया था। इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है। इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आपसे साधारण तौर पर बहुत छोटा सा एक सवाल पूछा जाता है कि किस अधिनियम को, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, तो हम कहेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या बना, उस चीज को आप लोगों ने जानने का प्रयास किया कि आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल गया, जिसने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर दी थी, और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी मांग कर दी थी? स्वशासन की मांग कर दी थी। अब यहां पर हम इसके प्रावधानों को जानने का प्रयास करेंगे। पहला तो प्रावधान ये था, भाई ये जो अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम जो चल रहे हैं, ये किस लिए चल रहे हैं? भारतीयों को विधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। और इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में, केंद्रीय और प्रांतीय
विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। संख्या बढ़ा दी गई। अच्छा, ये संख्या कितनी कर दी गई? ये 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। ठीक है, इतनी बात। ये कोई खासा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई थी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यहां पर दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। किसको स्वीकार कर लिया गया था? पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को जब स्वीकार कर लिया गया, और इसी को क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसी को क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। यानी कि मुस्लिमों का प्रतिनिधि को जो चुनना है वो मुस्लिमों द्वारा ही चुना जाएगा। और चूंकि लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहां पर लागू कर दिया था, इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? वायसराय लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को, वॉयसरॉय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। अब यहां से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि भारतीय शासन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा लागू की गई। किसको भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है? तो वॉयसरॉय लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। यहां पर एक और पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, भाई अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य हो गए थे, जिसमें छठा सदस्य कौन था? शाही शासन अधिनियम के तहत छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग का लोक निर्माण विभाग सौंप दिया गया था। लेकिन अब 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर वायसराय की कार्यकारी परिषद, प्रथम भारतीय प्रथम भारतीयों को शामिल कर लिया गया था, और ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो गवर्नर वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय को शामिल किया गया, किस अधिनियम के द्वारा? 1909 के भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद परिषद में प्रथम भारतीय को शामिल किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इनको क्या बनाया गया? इनको विधि विशेषज्ञ बनाया गया। इनको क्या बनाया गया था? विधि विशेषज्ञ। विधि विशेषज्ञ। ठीक है, आज हमने इतने अधिनियमों को पढ़ने का प्रयास किया। हमने ताज के शासन के अंतर्गत, अब ये जितने भी अधिनियम चल रहे हैं ये ताज के शासन के अंतर्गत चल रहे हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? 1858 का अधिनियम, जिसमें भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। फिर 1861 का अधिनियम हमने पढ़ा। हमने 1876 का शाही शासन अधिनियम पढ़ा, जिसमें सदस्य संख्या 6 कर दी गई और लोक निर्माण विभाग उसको छठे सदस्य को सौंप दिया गया था। फिर हमने 1892 का अधिनियम पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम। जितने भी अधिनियम आज हमने पढ़े, ये एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या फिर यूपी ट्रिपल एससी या पीसीएस तक की अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबकी दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम 1919 का भारत शासन अधिनियम, अब हम क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम। ये देखिए, हम पढ़ेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे। और 1947 में भारत को स्वतंत्र करने के बाद फिर भारत में संविधान का निर्माण हुआ था। भाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, और उसके बाद हम लोग संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे। भाई मैंने जब आपको
आपको पहली क्लास में बताया था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद तो संविधान के अनुसार शासन चलता था भारत का, अभी तक चल रहा है। लेकिन उससे पहले किस प्रकार से शासन चल रहा था, तो उन अधिनियमों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम मैं आपको पढ़ा दूंगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्रता से लेकर जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा, उस दौरान में भारत का शासन किसके आधार पर चलाया जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन चलाया जाएगा। और उसके बाद 26 जनवरी से 1950 से भारत में संविधान लागू हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसी क्रम में हम लोग संविधान को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं इन सभी अधिनियमों के साथ, फिर हम संविधान को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।